नमस्कार मिलेनियर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाएं। बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमारे पास इतना पैसा हो गया, अब इससे और पैसा बनाना चाहते हैं तो हम कैसे पैसे बनाएं। ठीक है, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि नए वीडियो आने पे आपको सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आइए हम थोड़े से रीजंस देखते हैं कि पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जिसे आज के टाइम पे हम बहुत ही एक अट्रैक्टिव वर्ड बोलते हैं, या बहुत ही एक फिनेंस की दुनिया में एक वर्ड है जो सबके लिए चिंता का विषय है, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, जो कि ऑन एन एवरेज 6% से सालाना बढ़ रही है। ठीक है, और अगर हमने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो सेविंग बैंक अकाउंट में हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 3 से 4% का। तो आपका जो पैसा है वो वैसे भी अपने वैल्यू का 2% खो रहा है हर साल। इसीलिए आपको ऐसा तरीका देखना पड़ेगा जहाँ पे आपके पैसा अपनी वैल्यू भी ना खोए और हमारा जो है पैसा है उस पर कुछ हमें ग्रोथ भी मिले। तो अगर आप ऑन एन एवरेज एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा को निवेश करते हैं तो आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर उसमें से आप 6% इंटरेस्ट रेट माइनस भी कर दीजिए तो जो ग्रोथ हुआ वो 6 से लेके 10% के आसपास, जो कि बहुत ही हैंडसम ग्रोथ होगी आपके पैसे पे, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी आपके पैसे पे। और अगर रूल ऑफ 72 के हिसाब से देखें और अगर आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो अगले 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और अगर आप उस पैसे को कहीं पे भी निवेश नहीं करते हो तो एनी हाउ आपका पैसा खुद ब खुद कम होता जाएगा, वो अपनी वैल्यू खोता जाएगा हर साल। जैसा मैंने बोला 6% से, और अगर आपने सेविंग में भी रख रखा है तो 3 से 2% के बीच में वो हर साल अपनी वैल्यू खोता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे कुछ यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को काफ़ी हद तक घटा चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ तरीके जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, और बहुत ही अवेलेबल तरीके हैं, बहुत ही अ, आप कह सकते हो फेमस तरीके हैं जिन पे हम जिनके बारे में ऑलमोस्ट हम सबको पता होगा, जो कि हैं जैसे एफडी हो गई, आरडी हो गई, ओके, और कुछ और सेविंग स्कीम्स हो गई। उस पर बात करते हैं। पहला है एफडी। तो एफडी आपको सालाना 7 से 8% का रिटर्न देता है। आप इसमें मिनिमम 1000 रुपये से चालू कर सकते हो, और इसमें आपको कुछ लॉक इन होता है जो कि 1 से 5 साल के बीच में होता है। और इसमें अगर आप 5 लाख रुपए तक का अमाउंट की एफडी करते हो तो आपको एक इंश्योरेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि ये पैसा आपका लूज़ नहीं होने वाला। तो 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस कवर है आपके पास, आप ये समझ सकते हो एफडी के ऊपर। लेकिन उससे ज़्यादा का अगर आप एफडी करते हो तो वो आपके ओन रिस्क पे है। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आपको 10 लाख की एफडी करनी है तो आप 5-5 लाख की 2 एफडी कर लो, दो अलग अलग बैंक्स में। दूसरी चीज़ आती है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट में पैसा नहीं है तो आप छोटे अमाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट करके एक बड़ा निवेश कर सकते हो। समझ रहे हो? आप क्या करो कि आप पहले छोटे अमाउंट की रिकरिंग डिपॉजिट करो। रिकरिंग डिपॉजिट का होता है हर मंथ आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके बैंक अकाउंट से कटता है, और जितने भी समय के लिए आपने कर रखा होता है, जैसे अगर आपने 15 महीने की आरडी करी है, या 2 साल की आरडी करी है, या 3 साल की आरडी करी है, तो 3 साल तक वो पैसा आपका हर मंथ जाएगा, और 3 साल के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट 6 से 7%। आज के टाइम पे भी 6.5 के आसपास का रेट चल रहा है। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन में वो 7.1 होगा, नॉर्मल वो 6.4 से लेके वेरी करता है अलग अलग बैंकों में। एक और सेविंग का तरीका है पीपीएफ, जहाँ पे आपका जो पैसा होता है उस पे इंटरेस्ट जो मिलता है 7.1 से लेके 7.25 तक मिलता है। और ये गवर्नमेंट का प्लान है, और इसमें क्या कहते हैं एक 15 ईयर का लॉक इन होता है। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं ये गवर्नमेंट बैक प्लान है, तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अंडर एटीसी आप 1.5 लाख रुपए तक का इस पर
छूट ले सकते हो। और जो मिनिमम अमाउंट आपको जमा करना है 500 रुपये सालाना आपको इसमें जमा करना ही करना है, और ये ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। एक और भी बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही फेमस इन्वेस्टिंग है एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी लोग बोलते हैं उसे, जो कि आप किसी भी बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में या प्राइवेट बैंक्स में या फिर पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हो। इसमें जो है आज के टाइम पे 7.5 से लेकर 7.7% का इंटरेस्ट रेट है। इसमें आपको मिनिमम 1000 रुपये जमा करने ही हैं साल में, और जो रिस्क है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक प्लान है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्मार्ट तरीका। ये जो पीछे हमने देखे वो जो तरीके थे वो आपके पैसे को बढ़ा तो रहे थे, लेकिन एट दैट एक्सटेंट नहीं बढ़ा रहे थे जहाँ पर आपकी महंगाई भी बीट हो जाए और साथ ही साथ आपको कुछ हैंडसम रिटर्न भी मिल जाए आपके पैसे पे। सो एक स्मार्ट तरीका है जो कि है एसआईपी का तरीका म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इसमें ये क्यों स्मार्ट तरीका है आइए देखते हैं। इसमें आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपये से। मिनिमम अमाउंट 500 रुपये आप किसी भी फंड में जमा कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट ले सकते हो। मतलब आपके छोटे से अमाउंट अगर आपने 10 साल तक जमा करते जा रहे हो तो वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑन एन एवरेज 10 से 12% मिलना ही मिलना है लॉन्ग टर्म में। और आपको दो तरह के प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। तो आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट प्लान ही चुनें, रेगुलर प्लान्स नहीं, क्योंकि रेगुलर प्लान जो होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी आपका जो है आगे चल के कॉर्पस बिल्डिंग में बहुत बड़ा फ़र्क क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप डायरेक्ट प्लान ही चुनें, और साथ ही साथ आप जितनी जल्दी से जल्दी चालू कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे एक कंपैरिजन भी दिखाया गया कि अगर आप 1000 रुपये 30 साल तक के लिए जमा करते हो तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपका जो कुल निवेश है वो तो केवल 3,60,000 रुपये है। लेकिन जो आपको 30 साल के बाद पैसा मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 34,90,000 रुपये। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। कुछ और स्मार्ट तरीकों के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आज के टाइम पे काफ़ी फेमस हैं जो कि है शेयर मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी और अदर स्टॉक्स। अगर आप देखोगे तो जो बीएससी सेंसेक्स है वो 1979 में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम जब वो स्टार्ट हुआ था तो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और आज के समय में उसकी वैल्यू है 70,000 से भी ज़्यादा की। तो अगर आपने 1979 में 100 रुपये भी डाले होते तो आज के टाइम पे वो 100 रुपये आपके 70,000 रुपये बन गए होते बीएससी सेंसेक्स में। उसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको लेना है और छोड़ देना है, मींस होल्ड करके रखना है। वहीं बात करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स है। ओके, तो आप इसमें भी पैसा निवेश कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जिनका मार्केट कैप जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, और ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज़ में से एक है, जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया। ओके, दीज आर द सेफ बेट्स, क्योंकि ये इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं तो इसलिए हम इनको ब्लू चिप बोलते हैं, और ये इसमें पैसा निवेश करने में आपका पैसे का कोई लॉस नहीं है। स्मॉल एंड मिड कैप थोड़े से रिस्की हैं, लेकिन उसमें रिवॉर्डिंग भी हैं कि वो स्मॉल कैप हैं, तो स्मॉल कैप वो है जिनका मार्केट कैप जो है 100 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। ओके, सो ये मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ कंपनीज़ होती हैं। अगर आप इसमें पैसा निवेश करते हो तो अगर ये कंपनीज़ बड़ी बन जाती हैं फ्यूचर में तो आपको ये बड़ा पैसा बना के दे सकती हैं। तो आप किसी भी जगह पे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल हैं, जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल है, जो कि फ्री में आपका डीमेट अकाउंट खोलते हैं। और आज के टाइम पे आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकते हो, या ईटीएफ अवेलेबल्स हैं जिसमें आप 1 रुपये से भी शुरू कर सकते हो।
आपका जो व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम 10 से लेके 15 साल तक का, कि आप होल्ड करो। और जो CAGR मिले वो भी आपको 12 से लेके 15% के आसपास मिले। CAGR की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा रिटर्न होगा। और एक और चीज़, वार्निंग समझ लीजिए या कुछ भी, आपको FNO से बचने की कोशिश करनी है। आपका सेबी का डेटा भी बोलता है कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश करते हैं उसमें से 99% लोग लॉस ही करते हैं। और ये एज अ बिगनर तो आपको बिल्कुल भी इसमें हाथ नहीं लगाना है। पैसा ग्रो कर एक और भी ऑप्शंस हैं जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे रियल एस्टेट एंड गोल्ड का ऑप्शन। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैं जो कि काफ़ी समय से लोग करते चले आ रहे हैं, और कई सारे लोग आज के टाइम पे भी इसे ही करना पसंद करते हैं कि उनके पास अगर पैसा है तो उन्होंने कहीं पे ज़मीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, या अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो गोल्ड में निवेश कर दिया। ठीक है, कुछ तो इसके एडवांटेज हैं लेकिन कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। देखते हैं हम क्या है। रियल एस्टेट आपका टेंजिबल एसेट है जिसे हम बोलते हैं कि आप उसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। आपके ने अगर क्या कहते हैं कोई घर बना लिया, ठीक है, तो आप उसे रेंट पे देकर रेंटल इनकम ले सकते हो। आपको इसमें लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है घर बनाने के लिए। ठीक है, या आपको कोई अपार्टमेंट बनाना है तो उसके लिए बैंक लोन बड़ी आसानी से दे देते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आज के टाइम पे आपको 1-2 लाख रुपए में कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, और 10-12 लाख में कोई घर भी नहीं मिलेगा। तो इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा काफ़ी लगता है। मिनिमम 20 से 30 लाख रुपए चाहिए आज के टाइम पे एक प्लॉट लेने के लिए, अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेलिटी में। और 50 लाख रुपीज़ के आसपास चाहिए आपको अपना घर लेने के लिए। ये मिनिमल बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे आप लेविश की तरफ बढ़ोगे, लग्जरी की तरफ बढ़ोगे, 1 BHK है 50 लाख में, तो 2 BHK होगा। यहीं अभी अभी आप दिल्ली NCR में चले जाओ, सॉरी, अभी आप दिल्ली NCR या गुड़गांव में चले जाओ तो वहाँ पे रेट्स देखोगे तो करोड़ में पहुँच चुके हैं। कुछ लिक्विडिटी जो है वो भी कम होती है इसमें, क्योंकि रियल इस्टेट जो है खरीदना तो आसान है, लेकिन अगर आपको कस्टमर ढूंढ के उसे बेचना है तो आपको तुरंत तुरंत कस्टमर नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे अगर आपने 50 लाख का घर लिया है और आप उसे, बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट में ही बेचना चाहोगे, 10 से 20 लाख का प्रॉफिट लेके ही आप उसे बेचना चाहोगे। कि आपने 50 का प्लॉट लिया, 50 का अगर घर लिया तो 50 लाख का, तो आप उसे सोचोगे कि 60 लाख 70 लाख या जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम में आपकी डील क्रैक हो जाए। तो वो लिक्विडिटी आज के टाइम पे रियल एस्टेट में बहुत कम हो गई है। एक नया इन्वेस्टमेंट मॉडल आया है जिसे रीट्स बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो तो ये जो ट्रस्ट है, रियल एस्टेट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें क्या होता है, जो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं उन जैसे बहुत सारे लोग मिल के उन अपना एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें आप 500 रुपये भी महीने के डाल सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। और जो भी आपका रेंटल इनकम आएगा वो इक्वली डिवाइड हो जाता है जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में। एक और गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको हेज देता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि 6% से अगर महंगाई बढ़ रही है तो गोल्ड का रेट 10 से 12%। और इवन 2025 और 26 में तो हमने देखा कि गोल्ड ने कितनी तेज़ी से दौड़ लगाई और 1-1.5 लाख रुपए के भी पार पहुंच गया। और अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तो उसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है प्रति साल। और डिजिटल गोल्ड आज के टाइम पे आप 1 रुपये से भी खरीद सकते हो, 10 रुपये से भी खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट तो ये बोलता है कि आपको फिजिकल गोल्ड लेना कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो चोरी हो सकता है, स्टोरेज का रिस्क होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको फिजिकल गोल्ड जो है तभी लेना चाहिए जब आपको ज़रूरत हो, कि शादी में देना है या कुछ। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक वर्सेस या स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड का कंपैरिजन देखो तो स्टॉक मार्केट ने ऑलवेज बेटर आपको रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। ठीक है, आप अपने, अगर फिर भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा आप गोल्ड को या गोल्ड में निवेश कर सकते हो।
बात कर लेते हैं कि हम पैसिव इनकम कैसे कमाएं। पैसिव इनकम मतलब जब पैसा ही आपके लिए पैसा काम कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो, आप सो रहे हो, फिर भी सोते सोते भी पैसा आपके पास आ रहा है। तो आपने अगर कुछ डिविडेंड स्टॉक्स ले रखे हैं, बहुत ही अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स, कोल इंडिया हो गया आज के टाइम पे जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। और रेंटल इनकम जैसे मैंने बताया कि आपने कोई घर बना लिया या रीट्स ले लिए, ठीक है, आपने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डाल दिए पैसे, तो वो ट्रस्ट क्या करता है, रियल इस्टेट में पैसा लगाता है और वहाँ से जो भी रेंटल इनकम आती है वो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे आपने कोई बुक लिख दी और कोई कोर्स बना लिया, कोई टेम्पलेट बना लिया, जो कि आपको बस एक बार बनाना है, ठीक है, और वो जब तक वो बिक रहा है तब तक आपको उससे पैसे आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन कि आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, आप एक बार ब्लॉग लिख दो, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दो। आप यूट्यूब चैनल खोल के, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद डिलीट हो जाएगा, ये जब तक मेरा चैनल है तब तक ये वीडियो पड़ा रहेगा। आपको जब मर्जी तब देखोगे और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर आएंगे और पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉडकास्ट कर सकते हो आप, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्पॉन्सरशिप प्लस एडसेंस रन होता है। एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे जो आजकल के टाइम पे मार्केटिंग जाइंट्स है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इनकी रीच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर द ग्लोब बेचना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ये एफिलिएट्स ढूंढते हैं जो उनके प्रोग्राम में इनरोल करके उनके प्रोडक्ट को बेच सके। उसमें आपको कोई भी वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक अपनी ऑनलाइन वेबसाइट चलानी है जहाँ पे आपको अपना लिंक क्रिएट करना है, और अगर आपके लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका कमीशन आपको मिलता है। ओके। पी टू पी लैंडिंग जिसे बोलते हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग, ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और ऐसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है, ये प्लेटफॉर्म आपस में दोनों को मिलाते हैं और बीच में खुद थोड़े से कमीशन लेके आपको इंटरेस्ट देते हैं। जैसे समझ लो कोई बंदा है, उसे 5 लाख की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ कोई बंदा है जिसके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए है, तो वो खुद, जिसके पास खुद 5 लाख रुपए है, वो खुद तय करेगा। यहाँ पे उसको पावर दी गई है कि वो कितना इंटरेस्ट चाहता है। अगर वो लिखेगा 10%, तो जो लेंडर है उसके पास वो शायद 12% या 15% की रिक्वेस्ट पे जाएगा, क्योंकि 2 से 5% का जो पैसा है वो ये प्लेटफॉर्म भी रखेगा जो पीयर टू पीयर लैंडिंग के लिए आपको दोनों को मिला रहा है। ओके। तो ये कुछ पैसिव इनकम के तरीके हैं। कंपाउंडिंग के बारे में बात करें तो कंपाउंडिंग, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विश्व का 8वां अजूबा है। ये मैंने नहीं बोला, ये बोला है सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेट 10% का है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% का है, और अगर आपने 1 लाख रुपए 30 सालों के लिए निवेश करके छोड़ दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो पैसा आपका 30 साल के बाद ओनली एंड ओनली 4 लाख रुपए बनेगा। वहीं अगर कंपाउंडिंग की पावर आप देखो तो वही 1 लाख रुपए आपका 30 साल में 17,40,000 रुपये बन जाएगा। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर, जिसे मैं अपने हर वीडियोस में बोलता रहता हूँ। अभी बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, अपना पैसा कैसे सुरक्षित रखना है। तो आपको जब भी आप निवेश कर रहे हो तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करनी है। डाइवर्सिफाइड मींस कि आपको सारे एसेट क्लास को लेके चलना है। 50%, तो अगर आप न्यू कमर हो तो आप 50% जो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है जैसे एफडी, आरडी, डेट म्यूचुअल फंड, आप इसमें निवेश करो। पीपीएफ, जहाँ पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। अगर मॉडरेट रिस्क के लिए आप 30% पैसा अपना ब्लू चिप स्टॉक्स में, या फिर क्या कहते हैं ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में या बैलेंस म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। ओनली एंड ओनली 15% पैसा आप अपना हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालो, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप स्टॉक्स हो गए इसमें। और वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस स्पेकुलेटिव भी जाओ, आप स्पेकुलेशन भी करो, लेकिन अगर आपको करना है तो 5% का पैसा ही रखिए अपने पोर्टफोलियो का, कि आप 5% ही क्रिप्टो में या एफएनओ में लगाओगे। अगर वो भी तब
अगर आपको क्रिप्टो और एफ एन ओ समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसमें पैसा निवेश करने की। दिस विल गिव यू अ रिस्क मैनेजमेंट और एक आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लें कि जो कॉमन मिस्टेक हम निवेश के टाइम पे करते हैं, तो वो है कि बिना किसी इमरजेंसी फंड के हम अपने पोर्टफोलियो बनाने लगते जाते हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। तो इमरजेंसी फंड बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। अभी तो आपके पास जॉब है, मान लीजिए कल को आपकी जॉब चली गई तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस लिए आपके पास 3 से 6 महीने की एक बैकअप प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर कल भगवान ना करे कल को आपकी जॉब नहीं है तो 3 से 6 महीने का खर्च का पैसा आप कहाँ से लाओगे? ठीक है। फोमो से बच के रहना है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके दोस्त ने ये इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 1000 रुपये बन गए और आप रह गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी आपको अपना रिटर्न्स बताएगा नहीं। ठीक है। लोग ऐसी चीज़ है जो केवल बताएंगे, लेकिन जब आप बोलोगे दिखाओ तो दिखाएंगे भी नहीं। ठीक है। वो बोलेंगे कि मैंने एक शेयर लिया था 6 रुपये का, आज वो 400 रुपये का हो गया। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे 5000 से प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में मत जाइए और मार्केट हमेशा आपको चांस देगा। ठीक है। और अगर आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा पैसा बन जाए तो उसके लिए आप रिस्की बेट लोगे, आप रिस्क लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लोगे, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है आपको। आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने पैसे को समय देना है ताकि कंपाउंडिंग हो सके और आपका पैसा बड़ा बन सके। अगर आप छोटो सोचोगे कि 6 महीने में आप 10 लाख का पोर्टफोलियो खड़ा कर दो, तो उसके लिए या तो आपके पास उस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6 महीने में आप 10 लाख रुपए का रिटर्न सोच सकते हो तभी। अदरवाइज कोई और जरिया नहीं है। ठीक है। और है जैसे इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट जो है उसे बुरा मानना। कई सारे लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस करा है मैंने, LIC में प्लान लिया है, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। मैं उसे बुरा नहीं बोलता, वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। हाँ, उसमें रेट ऑफ रिटर्न थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो आपको एक डिसिप्लिन देता है। ठीक है। कि आप छोटे छोटे निवेश कर सकते हो। ठीक है। और और क्या गलतियां हैं कि आप जैसे SIP अगर आपकी चल रही है, कल को मार्केट डाउन हो गया तो आपने SIP रोक दी या पैसा निकाल लिया, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने निवेश करना ही बंद कर दिया या आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को ही वापस खींच लिया, वापस निकाल लिया, तो आपने पैसे को कंपाउंड होने ही नहीं दिया। ठीक है। और सबसे बड़ी गलती जो होती है कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना या लोन लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाना या किसी दोस्त से पैसा ले लिया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। जब जितना भी आपके पास पैसा बच रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 4 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप 40,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कम से कम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए आपको कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। ठीक है। कि आपने अगर लोन ले लिया या लिवरेज ले लिया तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फिनेंशियल सुसाइड। एक गलत डिसीजन आपको अपने फिनेंशियल करियर में 10 साल पीछे ले जा सकता है। इसलिए कृपया करके कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। व्हाट शुड बी द एक्शन ऑफ प्लान फॉर नेक्स्ट 30 डेज? फाउंडेशन करिए। सबसे पहले तो आप इमरजेंसी फंड बनाइए। आप देखिए कि आपका 6 महीने का एक्सपेंस कितना है। मैं लोगों से बात करता हूँ कि तो लोगों की सैलरीज आती है 1 लाख रुपए, वो बोलते हैं इतने पैसे यहाँ खर्च किए मैंने, इतने पैसे यहाँ खर्च किए, बाकी कहाँ गए मुझे पता नहीं, और एट द एंड ऑफ मंथ उनका अकाउंट ज़ीरो होता है। इवन मंथ एंड होने से पहले उनका पैसा ज़ीरो होता है। तो आपको अपने हर सिंगल खर्चे की जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर बजट बनाओ। रूल होते हैं 50 30 20। आप उसको फॉलो करो कि 50% आपकी नीड में जाएगा, 30% आपकी वांट्स में जाएगा और 20% आपकी सेविंग में जाएगा। इसको फॉलो करो। ठीक है। अकाउंट खोलो, डीमेट अकाउंट खोलो और खुद चालू करो। ठीक है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलते हैं, ग्रो में, जीरोधा में। आपको चाहिए तो इन्वेस्टमेंट लिंक, ये अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है। थर्ड वीक इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। आप
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, डिजिटल बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो ताकि आप भी ग्रो कर सको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐसा नहीं कि डेली ट्रैक ही कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट एक दिन कर रहे हो। और क्योंकि जो सेबी का डेटा ये भी बोलता है कि ओनली 10% पीपल आर इन्वेस्टिंग डेली बेसिस, लेकिन जो 99% लोग हैं वो डेली आके एक बार लॉगिन करते हैं और फिर लॉग आउट करते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो क्या की टेक अवे है आज के सेशन से, आज का, कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू करो ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को समय मिले और आप बड़ा एसेट क्रिएट कर सको। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो, सारे चीज़ें एक ही जगह मत इन्वेस्ट करके रखो सारा पैसा, ठीक है। एसआईपी को आप टाइम करने की कोशिश मत करो, आप ऑटो डेबिट मोड पे लगा के रख दो। डिसिप्लिन ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये मत सोचो कि जब मार्केट गिरेगा तभी आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इमरजेंसी फंड बनाओ, टर्म इंश्योरेंस लेके रखो और स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। आप बड़े के पीछे मत भागो, छोटे से शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो कि 500 रुपये महीना आपको निवेश करना है तो अगले 10 सालों तक आपको 500 रुपये आप निवेश करना है। आप ये कर सकते हो क्या? और बेटर रिटर्न्स के लिए प्लीज़ 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 सीखते रहिए, ठीक है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सके, कोई आपको धोखा ना दे सके, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को हिट करके रखिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको उसकी जानकारी मिले। और प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करिए अगर हम आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।